टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बाकी हैं जिन्हें हमको कवर करना है। बचे हुए लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी पीएससी एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक पर अच्छी कमांड कर पाएंगे। आपको देखिए वीडियो को अच्छे से देखना है, और लास्ट में इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का मैंने एक टेस्ट रखा है, वो टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं की हेल्प से ही पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ये रेखाएं जो होती है, ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की, मतलब लेटिट्यूड लाइंस की। तो जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं जो होती है, वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा, वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। तो इन देशों में अक्षांश की जो स्थिति होगी, वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। अब देखिए, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। यानी किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। क्लियर। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आगे देखिए, इस भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को इस कर्क रेखा के सूर्य जो होता है, वो एकदम ऊपर होता है, मतलब लंबवत होता है। इस कारण से इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको दिमाग में रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो होता है, वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब देखिए, इस जो इक्वेटर है, इससे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है, मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, लंबवत होता है। इस कारण से यह दिन जो होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 होगी। और अगर रेखा माना जाए, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 181 होगी। इसके अंदर हमने देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। अभी जैसा कि हमने पढ़ा भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में, तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है, जिससे ये तीनों रेखाएं जो होती है, वो गुजरती है। अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट देखेंगे, जैसे कि उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हुआ, एशिया हुआ, तो इन जितने भी कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, वहाँ से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है। किसी से एक रेखा गुजर रही है, तो किसी से दो रेखाएं गुजर रही हैं। पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं जो होती है, वो गुजरती है। क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है।
ठीक है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं जो होती है वो समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे की समानांतर नहीं होती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी जो होगी वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, इक्वेटर पे होती हैं। कितनी होती हैं? 111.3 किलोमीटर होती हैं। अब देखिए सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इनकी गणना करना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ग्रीनविच वेधशाला से निकलने वाली देशांतर रेखा को बेस माना गया है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। ओके। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर हमको दिखाई देती हैं। अब देखिए 180 डिग्री जो पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं ये एक ही हैं, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा हमको ग्लोब पर दिखाई देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी मतलब अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है मतलब ग्रीनविच लाइन है, ये तीनों जो मेन लाइन आ रही है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमको पता होना चाहिए। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इस पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन कौन से देश स्थित हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर मतलब ग्रीनविच लाइन पर? यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया। अल्जीरिया जैसे कि आपको पता ही है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में। अंटार्कटिका, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश हैं। इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये हमने देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से स्टडी करी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग जो होता है वो समय निर्धारण में किया जाता है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इसकी हेल्प से दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग जो होता है वो दिनांक निर्धारण में मतलब तिथि निर्धारण में किया जाता है। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। तो आप बता सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्लियर? चलिए एक एक करके इनको समझते हैं कि किस तरीके से समय निर्धारण होता है और किस तरीके से तिथि का निर्धारण किया जाता है। यहाँ से भी देखिए न्यूमेरिकल थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करेंगे मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय जो होता है वो यूनिवर्सल टाइम कहलाता है, मतलब ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ठीक है, वही मेन टाइम है, उसको बेस मानकर सभी जगह का टाइम जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच टाइम से आगे होता है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थानों का समय जो होगा वो ग्रीनविच टाइम से पीछे होता है। कितना आगे और कितना पीछे होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 डिग्री देशांतर घूम लेती हैं। एक चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री घूमना। ठीक है, तो 24 आवर में पृथ्वी 360 डिग्री घूम लेती है। तो एक घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमेगी? 360 अपॉन में 24, ये निकल कर आ गया हमारा 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को एक घंटा मतलब 60 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर एक डिग्री देशांतर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा। 60 अपॉन में 15, ये आ गया हमारे पास 4 मिनट।
मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। हर एक डिग्री देशांतर के बीच में टाइम गैप निकल कर आ गया 4 मिनट का। तो अगर ये 0 डिग्री देशांतर है तो इससे पूरब की ओर जाने पर हर एक डिग्री देशांतर के बीच में 4-4 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 4-4 मिनट से समय जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसे ही देखिए पश्चिम की ओर चलने पर 4-4 मिनट से समय जो है हर डिग्री के अंतराल में घटता जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ। अब अगर मैं बोलूं कि ग्रीनविच टाइम जो है वो दिन के 12 बजे हैं, तो पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। देखिए 15 डिग्री देशांतर पर समय निकालना है। हर एक डिग्री देशांतर पर समय जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है? 4-4 मिनट का बढ़ता जा रहा है। तो कुल कितना बढ़ गया? 60 मिनट का समय बढ़ गया। मतलब अगर ग्रीनविच टाइम दिन के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर समय जो 60 मिनट आगे होगा, मतलब वहां पर दिन का 1 बजा होगा। अगर इसके विपरीत आपसे पूछते कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा, तो देखिए 60 मिनट आपको कम करना है बस। दिन के 12 अगर ग्रीनविच टाइम हो रहा है तो यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय जो हो रहा होगा वो सुबह के यहाँ पर 11 बजे होंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप समय निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिग्री देशांतर के बीच में समय गैप जो है वो कितनी है? 4 मिनट की है। चलिए भारत की स्थिति की हम बात करते हैं। तो भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर? तो अगर ग्रीनविच टाइम दिन के 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या हो रहा होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमको 82.5 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो कितना आ जाएगा ये? 330 मिनट। इसको डिवाइड कर दो 60 से, अगर घंटे निकालना है आपको तो कितना हो जाएगा? 5.5 आर। मतलब वहाँ पर 5:30 बजे होंगे शाम के। ये आप इजी तरीके से निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ग्रीनविच टाइम अगर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। भारत जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। क्लियर? तो बड़ी आसानी से आप निकाल पाए। अब देखिए एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपको डिग्री दे रखती हो तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास मिनट निकल कर आ जाता है। उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, मतलब घंटे में हमारा समय निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। डिग्री इंटू 4/60 = h। यही हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 82.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और जो भी आया उसको डिवाइड कर दिया 60 से। तो क्या निकल कर आ गया? घंटा निकल कर आ गया। मतलब टाइम डिफरेंस निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, आर के फॉर्म में। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से। अगर आपको ऐसा बोल दे कि कोई देश जो है वो ग्रीनविच टाइम से 2 घंटे आगे है, तो यहाँ पर देखिए आर की जगह आपको 2 रखना है और डिग्री आपको निकालना है। अपॉन में देखिए यहाँ पर 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120/4। तो यहाँ पर 30, मतलब 30 डिग्री पर वो देश स्थित है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब हम लास्ट में टेस्ट सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा की। तो 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान करने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक जो जल डमरू मध्य पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ता है। बेरिंग स्ट्रीट पड़ती है सबसे नज़दीक में। तो देखिए ये हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में अच्छे से स्टडी करी है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट आता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत गिरती है हमेशा। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। सेकंड पॉइंट आता है, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तीसरा देखिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश मतलब हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं और किन किन देशों से होकर नहीं गुजरती हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड देश के नाम बताता हूँ, आपको बस वो दिमाग में रखना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान देश से होकर गुजरती है। इसके अलावा और भी देश हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप वो तो दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। पाकिस्तान नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इन 8 राज्यों का नाम याद रखने की ट्रिक मैं बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया ये प्रमुख देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। भारत से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। मकर रेखा की बात करते हैं तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन प्रमुख देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। अब इन सभी में देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। मेक्सिको ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, बाकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है। मेक्सिको को लेकर एग्जामिनर जो है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बस ये डिफरेंस आपको देखिए दोनों पॉइंट का दिमाग में रखना है। मेक्सिको से सिर्फ कर्क रेखा, ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा। क्लियर? तो देखिए, आपका कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है, अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। हम याद करेंगे, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो बचा हुआ लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को ही काटेगी, तो वो आप इजीली याद रख पाएंगे। तो देखिए, कांगो नदी जब भी आप देखेंगे तो इसका देखिए वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो क से हो रहा है। तो क देखिए हमको देखने को मिल रहा है कर्क में भी और मकर में भी, पर भूमध्य में हमको क देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या 2 आंसर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जो कंफ्यूज कर रहा है उनको हटा दो। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को हटा दिया, बचा क्या? भूमध्य रेखा। तो आंसर यहाँ पर भूमध्य रेखा होगा। तो जब भी आप देखोगे कांगो नदी जो है वो किस रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा, तो बहुत ईजी तरीके से आप देखिए निकाल सकते हैं। क जिसमें हो उसको हटा दो, बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो पीएससी या फिर एसएससी में या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। चलिए, इसका हम एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट की ओर चलते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने टेस्ट में इंक्लूड करें। अगर आप वो सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, मतलब आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पक्का हो गया है। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान यामोत्तर रेखा जो है वो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए उसे ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, चीन से होकर गुजरती हैं, बांग्लादेश से गुजरती हैं, म्यांमार से गुजरती हैं, नेपाल से नहीं गुजरती है। नेपाल और पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर दिन व रात एक समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो हमेशा लंबवत होता है भूमध्य रेखा के, इसीलिए यहाँ पर दिन व रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। उपरोक्त में किन-किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है, डी आंसर। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। देखिए मैंने आपको बताया था मेक्सिको से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए यहाँ पर बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वो वृहत व्रत का उदाहरण है। सबसे बड़ा व्रत जो होता है वो भूमध्य रेखा का होता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ये आंसर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। परस्पर दो देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। सी आंसर। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। बिल्कुल गलत। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। बिल्कुल सही। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। और कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि उत्तर की ओर 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश और दक्षिण की ओर 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा देखिए भारत से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर बी आंसर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का, क्योंकि सूरज जो होता है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है। ठीक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून का होता है। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? कितना होता है? 5.5 घंटे का। ये मैंने आपको बताया था। भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और हमने कैलकुलेट करके पूरा देखा था कि ग्रीनविच टाइम से भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या बोला जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है। मतलब डी आंसर यहाँ पर सही होगा। उसी को ही हम बेस मानकर समय का निर्धारण करते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद व्रत का निर्माण करता है? देखिए फ्रेंड्स, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान यामोत्तर रेखा कहलाती है। तो इसके साथ कौन सी रेखा मिलकर वृहद व्रत का निर्माण करेगी? सबसे बड़े व्रत का निर्माण करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी विपरीत वाली 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर रेखा इसके साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद व्रत का निर्माण करती है। डी आंसर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? किससे गुजरती हैं? एकमात्र अफ्रीका से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग स्ट्रीट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज्यादा निकट है। बी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर गुजरती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती हैं? अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। अल्जीरिया से तो गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती हैं। नाइजीरिया के दक्षिण में स्थित अटलांटिक महासागर से गुजरती हैं। पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम प्रातः 3 है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? बहुत ही ईजी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ग्रीनविच टाइम जो है वो प्रातः का 3 है, और स्थानीय समय जो है किसी जगह का वो
6 बजे है सुबह का, मतलब आगे है तो पूर्व की ओर होगा। तो ए वाला और डी वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, कितना घंटा आगे है? 3 घंटा आगे है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे के अगर डिफरेंस आ रहा है तो मतलब 15 डिग्री देशांतर की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो मतलब 45 डिग्री। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैंने आपको बताया अभी, 2-3 बार रिपीट हुआ था एग्जाम में क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिको से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 2 घंटे को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटा मैंने आपको बताया था कितना, 15 डिग्री। तो यहाँ पर 2 घंटा पूछा है तो 30 डिग्री तो हो गया, और 20 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिग्री। तो 30 + 5 कितना हो गया, 35 डिग्री। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। दो स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर जो होगा वो 35 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? यूके में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित होगा। कहाँ पर होगा? देखिए, 2 घंटा आगे है मतलब 30 डिग्री, और आगे है मतलब पूर्व की ओर, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच में कालांतर हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिग्री में चेंज कितना आ रहा है, 20 डिग्री का। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 80 मिनट। तो इनके बीच में समय का डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 80 मिनट का। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति हैं। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पर करती हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं? देखिए, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती हैं, ओडिशा से नहीं गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है यहाँ पर कर्क रेखा भारत में। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। देखिए, कांगो नदी क से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए क वाले सारे हटा दो आप, कर्क रेखा मकर रेखा दोनों हटा दो। यहाँ पर भूमध्य रेखा आंसर बिल्कुल सही होगा। भूमध्य रेखा को कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो अच्छे से थ्योरी की प्रैक्टिस कर लीजिए और टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप अच्छे से टेस्ट लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।